वर्ग 9वा विषय मराठी पाठ 4 दादू लेखक वि स खांडेकर। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या तासामध्ये पाहिलेलं आहे पाठ क्रमांक 3 पाढण्यातले पाय। त्याच्यानंतरचा पुढचा जो पाठ है त्याचं नाव आहे दादू। बच्चों, पिछले पीरियड में अपन सबक नंबर 3 देखे, उसके सवाल जवाब भी लिखे। अभी चौथा सबक, उसका नाम है दादू। दादू एक ये शख्स का नाम है और ये शख्स अपनी ईमानदारी, मेहनत, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग रहने के बाद में भी किस तरीके से वो काम करता है और जो बच्चे बुरी आदत की तरफ बढ़ते हैं उनको रोकता है। तो ये सबक में ये बताए गए हुए हैं। तो अपन इस सबक के 3 हिस्से करने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी 3 पैराग्राफ एक एक करके अपन लेंगे और इसके ऊपर कुछ सवालात, एक्टिविटी टाइप जो सवालात होते हैं वो आपको मैं बोर्ड पर लिखा कर दूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपको लिखना है। तभी आपके पास में किताब होना, पेज नंबर 10 देखना है। मैं सबक समझा रहा हूँ। सबसे पहले सबक समझाने से पहले उस सबक का जो परिचय होता है, जिसको अपन तारुफ बोलते हैं, वो पढ़ रहा हूँ, उस तरफ ध्यान दो। उसके बाद में पहला पैराग्राफ समझाऊंगा, उसके बाद में दूसरा और उसके बाद तीसरा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, पाठ 4 दादू। लेखक वि स खांडेकर, जन्म 1898, मृत्यू 1976। कादंबरीकार, कथाकार, लघु निबंधकार, समीक्षक, पटकथा लेखक, दोन ध्रुव, उल्का, हिरवा चाफा, पांढरे ढग, जडलेला मोहर इत्यादी कादंबऱ्या, वायुलहरी, चांदण्यात, सायंकाळ इत्यादी लघु निबंध संग्रह, अश्रू, ययाती, अमृतवेल या त्यांच्या प्रसिद्ध कादंबऱ्या आहेत। आईप्रमाणे काळजी घेणारा दादूच्या प्रेमळ व संवेदनशील वर्तनाचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठक लेखकांनी केले आहे। तर हा झाला परिचय, ये हो गया उस सबक के मुसन्निफ का तारुफ। इस सबक में मैंने पहले बताया आपको कि एक ईमानदारी और मेहनत। तो इसके जो मुसन्निफ है, मुसन्निफ पढ़ाई के लिए, तालीम हासिल करने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, वहाँ हॉस्टल में अपने रूम करके रहते हैं और वहीं पर ही जो रूम का मालिक होता है वो उनकी जानिब से एक ये बुजुर्ग शख्स मुसन्निफ को काम करने के लिए उनको देते हैं। तो वो बुजुर्ग शख्स जो रहता है वो वालदा के जैसे ही मुसन्निफ की फिक्र करता है और उनके पूरे काम करता है और जो मुसन्निफ बुरी आदत की तरफ बढ़ते हैं उनको वो रोकता है। ये सबक में ये बताया गया है। तो बच्चों, पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ, उस तरफ ध्यान देना है। मी इथे शिकायला आलो होतो। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं यहाँ पर तालीम हासिल करने आया था। 2 खोल्यांचे घर मिळाले होते आणि मालकातर्फे दादू नावाचा अनुभवी गडीही लाभणार होता। और मुसन्निफ को 2 खोल्यांचे, खोली यानी कमरा, 2 कमरों का मकान उनको किराए पर मिला था आणि मालकातर्फे, और जो घर मालिक था उसके जानिब से दादू नावाचा अनुभवी गडी ही, दादू नाम का एक तजुर्बेकार, अनुभवी यानी तजुर्बेकार, गडी यानी दोस्त मुसन्निफ को मिलने वाला था। दादू ही व्यक्ति वरवर पाहिली तर जरा विचित्रच दिसत होती। दादू ही व्यक्ति यानी शख्स, इस शख्स को अगर देखा जाए तो जरा विचित्र दिसत होती, यानी एक अजीब सा ही वो बुजुर्ग आदमी दादू दिखाई दे रहा था। एक खांदा विचित्र रीतीने उडवत चालण्याची त्याची लकब होती। उस दादू की एक खासियत थी कि एक खांदा विचित्र रीतीने, यानी जो अपने 2 खांदे, तो एक खांदा जो है एक अलग ही तरीके से उड़वत, यानी उसको हलाते हुए चलने की दादू का तरीका था। लकब यानी तरीका। वाढलेली दाढी खाजवत तो माझ्याशी बोलू लागला तेव्हा माझ्या मनात आले। तो मुसन्निफ ने कहा कि उस दादू की वाढलेली दाढ़ी, वाढलेली यानी बड़ी हुई, उसकी जो दाढ़ी थी, खाजवत यानी उस दाढ़ी को खुजाते हुए वो मुसन्निफ से बोलने लगा। तब मुसन्निफ के दिल में एक बात आई, या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल। मुसन्निफ के दिल में ये बात आई
कि इस बुजुर्ग आदमी को अपना दोस्त बनाकर यहाँ पर रखना बोले तो एक बेवकूफ़ी का काम होगा, ऐसा मुस्तनिफ ने सोचा था। ही पीड़ा चुकवायची एक नवीन युक्ति मला सुचली और इस शख्स को यहाँ से हटाने का पीड़ा, पीड़ा यानी दर्द, जिसको मराठी में वेदना बोला जाता है, ये दर्द को बाजू करने का एक नवीन युक्ति, एक नई तरकीब, युक्ति यानी तरकीब मुसन्निफ को याद आई। दादूचा पूर्वीचा पगार फक्त 3 रुपये होता, तो उनको हटाने का ये था मुसन्निफ को, दादू को वहाँ से। तो उन्होंने दादू का जो पूर्वीचा पगार, पूर्वी यानी पहले की तनख्वाह कितनी थी, तो सिर्फ 3 रुपये थी। आता तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको, असे आपल्याला सहज म्हणता येईल। तो मुसलिम ने कहा कि अब ये पहले के तनख्वाह के मुकाबले में अब 4 या 5 रुपये अपने से मांगेगा और ऐसा मांगते ही अपन उसको बोलेंगे तुझ्यासारखा लबाड, है ना, उस दादू के ऐसा लबाड, यानी जिसको मराठी में भोंदू यानी बुद्धू, जिसको बोलेंगे मनुष्य मला नको, मुझे ऐसा बुद्धू इंसान नहीं चाहिए, ऐसे आपल्याला सहजच म्हणता येईल, ऐसा मुसन्निफ को आसानी से बोलते आएगा। क्योंकि उन्होंने देखा दादू को तो अजीब सा दिखाई दे रहा था, खांदा जो है उड़ाते हुए हिलाते हुए चलने की आदत थी। ये आदत मुसन्निफ को पसंद नहीं थी, तो उसको रखना नहीं था, इसलिए इसको कैसा यहाँ से निकाला जाए, तो ये तरकीब उनको याद आई। असा विचार करून मी दादूला म्हटले, मी सांगेन ते काम करावं लागेल तुला। ऐसा सोचकर मुसन्निफ ने दादू को कहा कि मैं आपको जो काम बोलूँगा वो काम आपको करना पड़ेगा। त्याने मोठ्या आनंदाने मान डोलावली। उस दादू ने बड़ी खुशी के साथ अपना सर हिलाया। पगार काय घेणार तू, मी प्रश्न केला। मुसन्निफ ने दादू से सवाल किया कि आप पगार कितनी लेंगे, तनख्वाह कितनी लेंगे। त्याने हसत उत्तर दिले, पूर्वी मिळत होता तेवढाच द्या। उस दादू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया मुसन्निफ को, क्या पूर्वी मिळत होता तेवढाच द्या, पहले जितना मिलता था, यानी पहले की तनख्वाह कितनी है, 3 रुपये, उतना ही दो, ऐसा वो दादू मुसन्निफ से कह रहा था। अरे पण तेवढा म्हणजे किती, अरे उतना बोले तो कितना। आता याची लबाडी करणार या कल्पनेने मी हसत हसत विचारले, अब इसका लुच्चापना समझ में आएगा, ऐसा मुसन्निफ ने तस्वुर करते हुए मुस्कुराते उससे पूछा। 3 रुपये, दादू ने उत्तर दिले। 3 रुपये, दादू ने ऐसा जवाब दिया। मी चकित झालो। या अडाणी गड्यातला प्रामाणिकपणा दिसताच माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली। मुसन्निफ ने कहा कि मैं चकित झालो, यानी मुसन्निफ चौकन्ना हो गए, क्या हैरत में पड़ गए। या अडाणी गड्यातला, अडाणी यानी अनपढ़, गड़ी यानी दोस्त, प्रामाणिकपना यानी ईमानदारी। इस अनपढ़ दोस्त की ईमानदारी देखते के साथ माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली। मुसन्निफ के दिल में एक उज्ज्वल छटा यानी एक चमकदार लहर उनके दिल में चमक कर गई, मतलब ये कुछ बात उनको याद आई। मी काहीच बोलत नाही असे पाहून दादू म्हणाला। मुसन्निफ अपने से कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा देखते हुए दादू मुसन्निफ से कहता है, 3.25 रुपयावर सुद्धा राहीन मी साहेब। ने अगर आपने 3 रुपये नहीं दिए तनख्वाह, तो मैं 3.25 रुपये तनख्वाह पर भी रहने के लिए तैयार हूँ। दादूच्या वृक्ष दिसण्याच्या आड एक वेगळे सौंदर्य आहे असा मला भास झाला। तो मुसन्निफ ने कहा कि दादूच्या वृक्ष यानी सूखा, दिसण्याच्या आड़ यानी एक सूखे, आड़ यानी पीछे, एक सूखे दिखाई देने वाले जो दादू की शक्ल थी, बुजुर्ग हो चुके थे, दुबले पतले थे, सूखे नजर आते थे, तो वेगळे सौंदर्य यानी एक अजीब सी खूबसूरती उनके पीछे है, ऐसा मला भास झाला। ऐसा मुसन्निफ को उस वक्त एहसास हुआ। भास होने यानी एहसास होना। हा भास क्षणिक नव्हता, परंतु हा जो भास होता तो क्षणिक नव्हता। क्षणिक यानी क्षणभर, यानी कुछ लम्हे के लिए नहीं था। मी सांगेन ते काम करायला हवं असे कामावर ठेवताना मी दादूला बजावले होते।
तो मुसन्निफ ने कहा कि मैं जो कहूँगा वो काम दादू ने करना चाहिए, ऐसा काम पर रखने से पहिले उससे तय किया गया था, पण मला त्याला काही सांगण्याचा प्रसंगच येत नसे। लेकिन मुसन्निफ ने कहा कि दादू को मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता था। प्रसंग आहे ना, मौका या मंजर। मी सकाळी उठण्याच्या आधीच गवळ्याच्या घरून तो दूध घेऊन येई। मुसन्निफ सुबह उठने से पहले दादू क्या करता था, क्या गवड़ियाच्या घरून, गवड़ी यानी जो इसके घर पे गवली लोग जो होते हैं, भैंस वगैरह गाय बैल होते हैं, उनके घरों पे दूध बेचते हैं ये लोग, तो उनके घर पर जाकर दादू सुबह मुसन्निफ से उठने से पहले दूध ले आता था। मैं उठून चूड़ भरायला लागलो कि दादूचा स्टोव फरफरू लागे। उसके बाद मुसन्निफ जब उठते थे और चूड़ भरायला लागलो कि चूड़ भरने, यानी मुसन्निफ उठने के बाद में क्या करते थे, अपने दोनों हाथ के हथेलियों में पानी लेते थे, या एक हाथ के हथेली में पानी लेते थे और मुंह में डालकर कुल्ली करते थे, उसको बोला जाता है चूड़ भरने। तो उतनी ही देर में दादूचा स्टोव फरफरू लागे, उतनी देर में क्या होता था, दादू अपना स्टोव शुरू करता था। फरफरू लागे यानी उसका आवाज़ शुरू हो जाती है जलने की स्टोव की। मला चहात कमी साखर लागते हे त्याला दुसऱ्यांदा काही सांगावे लागले नाही। मुसन्निफ ने कहा क्या दादू को, अपने मुसन्निफ ने बोला कि दादू को मुझे चाय में शक्कर कम लगती है, ये दोबारा उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मला काडीचाही त्रास होऊ नये म्हणून तो जी धडपड करी ती पाहिली की मला आईची आठवण होई। मुसन्निफ ने कहा क्या मला काड़ीचाही त्रास हो नहीं, यानी मुसन्निफ को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, और इसलिए वो दादू जो धड़पड़ करी यानी जो भागदौड़ करता था कि मला आईची आठवण हुई, तब मुसन्निफ को उनके वालिदा की याद आती थी कि जिस तरीके से वालिदा अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चों को तकलीफ नहीं होना, ये चीज़ लग रही वो ला कर दे रहे, फलाना चीज़ बना कर दे रहे खाने के लिए, तो वही उस माफ़ी की दादू भी जो है मुसन्निफ के लिए बहुत भागदौड़ करता था और उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बहुत मेहनत करता था। दादू पंपाने पाणी काढू लागला की माझ्या मनात येई। दादू जिस वक्त पंपाने पानी काढू लागला कि पंपाने, पंप यानी जो हफ्सी जिसको अपन बोलते हाथ पंप, उससे पानी लगाया, निकालने लगा कि माझ्या मनात येई, तब मुसन्निफ के दिल में ये बात आ जाती, या खडकाळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे, आणि जिस माफिक या खडकाळ जागेच्या, खडकाळ यानी यहाँ पर पत्थर है, उस जगह के पेट में, उस जमीन के पेट में जसा पाण्याचा झरा है, जिस माफिक अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर पानी डाला है, रखा है, त्याप्रमाणे वरुण वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतःकरणातही प्रेमाचा एक गोड झरा आहे। उस तरीके से ही उस माफिक ऊपर से वृक्ष यानी सूखा या दुबला पतला दिखाई देने वाला दादूच्या अंतःकरणातही, यानी दादूच्या अंतःकरण, अंतःकरण बोले तो दिल में भी प्रेमाचा एक गोड झरा आहे। दादू के दिल में भी एक मोहब्बत का मीठा झरना है। दादू ने माझी सर्व माहिती केव्हाच काढून घेतली होती। दादू ने मुसन्निफ की तमाम मालूमात कब से ही पूछ लिया था, पण स्वतःविषयी मात्र तो फारसा बोलत नसे, लेकिन खुद के बारे में की मालूमात देने के लिए वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता था। एक दोनदा रंगात येऊन त्याने आपली थोडीफार माहिती मला सांगितली होती। एक दो मर्तबा रंगात येऊन यानी एक दो मर्तबा दादू अपने अच्छी बातें करते हुए, बातों में मसरूफ होते हुए आपने थोड़ीफार माहिती उसके बारे में की, और अपने उसके दादू के बच्चों के बारे में की मालूमात वो मुसन्निफ को बताने लगा। बच्चों, ये होगा पहला पैराग्राफ, इसके बाद का दूसरा पैराग्राफ अपन दूसरे पार्ट में देखेंगे।